हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो हमने अभी तक लंग कैंसर क्या होता है ये देखा, उसके साइन सिम्टम्स देखे, उसका कॉज देखा, रिस्क फैक्टर देखा, प्रिवेंशन देखा, कॉम्प्लिकेशन देखा। अब हम बात करेंगे कि लंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस बारे में कि इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में एक्सरे और सीटी स्कैन से आपके लंग्स में कोई लंप, कोई लीजन, कोई एबनॉर्मल मास या गठान है तो वो क्लियरली दिख जाएगी आपके एक्सरे और सीटी स्कैन में। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका सीटी स्कैन और एक्सरे का सजेशन देगा, जिसमें उसको इस तरीके से रिवील हो जाएगा कि कोई गठान, कोई एबनॉर्मल मास, लंप या ऐसा कुछ तो नहीं है आपके लंग्स में। नेक्स्ट है आपका स्पूटम सिस्टोलॉजी। स्पूटम सिस्टोलॉजी होता है आपके कफ का, आपके स्पूटम जो आप निकाल रहे हैं उसका सैंपल लेना और उसको माइक्रोस्कोप में देखना। तो उसमें लंग कैंसर के सेल जो है वो माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं, जिससे पता लग सकता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। फिर आता है हमारा टिश्यू सैंपल यानी बायोप्सी। इसमें हम उस जगह का सैंपल लेते हैं जहाँ पे एबनॉर्मली सेल ग्रो हो रहे हों। कोई आपके लंग में ऐसी जगह है जहाँ एबनॉर्मल सेल बढ़ रहे हैं, जिस कारण ट्यूमर या लंप फॉर्म हो गया है, तो वहां से थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया जाता है, थोड़े से सेल्स निकाल लिए जाते हैं और उसे लेबोरेटरी भेज दिया जाता है। वहां पे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, अगर उसमें लंग्स आपके कैंसर सेल प्रेजेंट है उसमें, मतलब कि आपको ये कैंसर सेल है या उसके होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम सर्जरी में देखें तो आपका इसमें वेज रिसेक्शन, सेगमेंटल रिसेक्शन, लेबेक्टोमी या निमोनियोनेक्टोमी होता है। वेज रिसेक्शन में क्या होता है कि आपका जो स्मॉल सेक्शन होता है लंग का, जहाँ पे आपको ट्यूमर हुआ है, उसको निकाल दिया जाता है और आपके हेल्थी टिश्यूज को वहीं पे जैसे हैं वैसे रहने दिया जाता है। ये देखिए, वेज रिसेक्शन में ये छोटा सा हिस्सा जहाँ पे ट्यूमर बना हुआ है लंग में, उसको निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया। तो ये हुआ आपका वेज रिसेक्शन। फिर आता है सेगमेंटल रिसेक्शन। सेगमेंटल रिसेक्शन में जो लार्ज एरिया इन्वॉल्व हो गया है लंग का, आपके लंग का, उसको निकाल दिया जाता है। पूरे लोब को नहीं निकालते हैं, लोब में जो एरिया अफेक्ट हुआ है लार्ज एरिया, उसको निकाल दिया जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका लोब है, ये आपका अपर लोब का इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से जहाँ पे ट्यूमर बना हुआ है सिर्फ उसी हिस्से को निकाला है। तो ये आपका हो गया सेगमेंटल रिसेक्शन। फिर आता है लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी में आपका जो पूरा लंग है उसका लोब जो है निकाल दिया जाता है। आपके लंग्स का लोब जो है उसको निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं लोबेक्टोमी। ये देखिए, आपका ये लंग का एक लोब पूरा निकाल दिया गया, इसे कहते हैं लोबेक्टोमी। फिर आता है निमोनियोनेक्टोमी। इसमें आपका पूरा लंग निकाल दिया जाता है। ये देखिए, आपका न्यूमोनेक्टोमी, पूरा लंग निकाल दिया गया है। तो ये 4 तरीके की सर्जरी होती है: वेज रिसेक्शन, सेगमेंटल रिसेक्शन, लोबेक्टोमी और निमोनियोनेक्टोमी। ठीक है, ये 4 तरीके की इसमें सर्जरीज होती हैं। अब आता है हमारा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम हाई पावर बीम एनर्जी का यूज करते हैं, जो कि काफी हाई पावर की बीम होती है, जैसे कि एक्सरे वाली या प्रोटॉन्स वाली रेज का यूज करते हैं, जो कि कैंसर सेल को मारती हैं। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे एक मशीन के ऊपर हमें सीधा लिटा दिया जाता है और वो मशीन उस जगह पे घूमती है जहाँ पे कैंसर सेल बने हों। वो डायरेक्ट उस
जगह पे जहाँ पे आपका ट्यूमर लंप जो भी क्रिएट हो गया है कैंसर सेल के कारण, उस पर डायरेक्ट रेडिएशन छोड़ी जाती है, डायरेक्ट बीम छोड़ी जाती है, जो कि काफी हाई पावर एनर्जी की बीम होती है। ठीक है, तो वहां पे ये बीम क्या करती है, कैंसर सेल को मार देती है। जो एडवांस लंग कैंसर थेरेपी है उसमें हम कभी कभार ये भी देखते हैं कि सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद में रेडिएशन थेरेपी देते हैं। सर्जरी के पहले इसलिए देते हैं ताकि जो ट्यूमर है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, थोड़ा सा सिकुड़ जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, तो इजिली उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाए। आफ्टर सर्जरी इसलिए देते हैं क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कैंसर सेल रह गया है सर्जरी के वक्त पे, तो वो भी खत्म करने के लिए आफ्टर रेडिएशन थेरेपी हम दे सकते हैं। कुछ सर्जन इसको कीमोथेरेपी के साथ भी कंबाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन नहीं है सर्जरी करवाने का, तब ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को कंबाइन किया जाता है। अगर सर्जरी हो रही है तो इसको कंबाइन नहीं करते हैं, किसी एक थेरेपी को सिलेक्ट करते हैं। पर अगर सर्जरी नहीं करवानी है तो कंबाइन थेरेपी में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, जो एडवांस लंग कैंसर जो हमारा ट्रीटमेंट है, इसमें जो स्प्रेड एरिया होते हैं जहाँ पे स्प्रेड हो गया है हमारा कैंसर, वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी जो है सिम्टम्स रिलीव करने के लिए देती है, जैसे कि पेन। ठीक है, अगर स्प्रेड एरिया में आपको दर्द जैसी दिक्कतें देखने को मिल रही है, लंग कैंसर जो आपका स्प्रेड हो गया है, अगर वहाँ पे दर्द देखने को मिल रहा है तो भी हम उस जगह पे रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। अब आता है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स का यूज करते हैं, दवाइयों का यूज करते हैं कैंसर सेल को खत्म करने के लिए। ठीक है, एक या उससे ज्यादा कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है। इसके सेट होते हैं 4 सेट की, 5 सेट की या फिर 3 सेट की कीमोथेरेपी के सेट होते हैं, जो कि डायरेक्ट आपको निडल लगा के, इंट्रावीनियसली आईवी निडल लगा के दी जाती है, या फिर ओरली यानी कि मेडिकेशन के रूप में मुंह से भी दी जाती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो हमेशा एक सीरीज में दी जाती है, एक सेट में दी जाती है, जिसमें हम वीक और मंथ का गैप रखते हैं। वीक और मंथ का हम गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि इस बीच में जो गैप हो वो आपको रिकवरी टाइम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आज आपने फर्स्ट वीक में आपने कीमोथेरेपी ली, फिर आपको कुछ वीक का या मंथ का गैप दिया जाता है जिसमें आप रिकवर होते हैं, और फिर जो बची हुई हमारा कैंसर चल रहता है हम उसको मारने के लिए सेकेंड डोज की कीमोथेरेपी देते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी को हमेशा या तो सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी के पहले इसलिए कि ताकि वो ट्यूमर को और जो लंप है उसको छोटा कर दे, श्रिंक कर दे, जिससे इजिली उसको निकाला जा सके, और बाद में अगर कोई बच गया हो आपका कैंसर सेल तो बाद में इसलिए देते हैं ताकि वो उसको खत्म कर दे। तो हमारा कीमोथेरेपी कंबाइंड थेरेपी में भी जा सकता है और अकेले भी हो सकता है। इसको हम रेडिएशन थेरेपी के साथ भी कर सकते हैं या फिर अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, जो एडवांस लंग कैंसर में हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें हम जो स्प्रेड एरिया है, ठीक है, वहां तो देने वहां के दर्द को, वहां के सिम्टम को खत्म करने के लिए तो देते ही हैं, साथ ही साथ अगर छाती में पेन है लंग कैंसर के कारण तो ये उसमें भी रिलीफ दिलाता है आपका कीमोथेरेपी। ठीक है, अब आता है स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी जो है इसको रेडियो सर्जरी भी कहते हैं। इसमें इंटेंस रेडिएशन का हम टारगेट बनाते हैं कि हम एक इंटेंस रेडिएशन को बीम के थ्रू निकाले और हर एक एंगल से हम कैंसर सेल को किल करें। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको कैंसर है, ट्यूमर बन गया है, लंप बन गया है, तो उसमें डायरेक्ट देने की जगह हम उसका एंगल डिसाइड करें, हर एक एंगल से, चार कोनों से, ऊपर से या साइड से, ऐसे एंगल डिसाइड करके फिर उसको हम रेडिएशन बीम प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो हमारा स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इसके लिए एक या दो सेटिंग में नहीं, काफी इसकी 3-4 सेटिंग का रहता है। तो ये जो स्टीरियो बॉडी रेडियोथेरेपी है ये काफी असरदार होती है
हमारे कैंसर सेल को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये हर एक एंगल से दी जाती है, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि कोई कैंसर सेल छूट जाए। जो स्टेरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी जो है, ये एक ऑप्शन भी होता है जिसमें हम स्मॉल लंग कैंसर सेल को ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो स्प्रेड कैंसर अगर हो गया है बॉडी के दूसरे पार्ट में, जैसे ब्रेन में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें भी काफी फायदेमंद होती है। अब आता है हमारा टारगेटेड ड्रग थेरेपी। टारगेटेड ड्रग थेरेपी में जो हम फोकस करते हैं वो हम एबनॉर्मलिटीज जो पैदा हो गई हैं कैंसर सेल के कारण, उस पे फोकस करने के लिए हम टारगेटेड ड्रग थेरेपी देते हैं। इसमें हम डायरेक्ट वही ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं, वही ड्रग्स देते हैं जो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करने से रोक सके, उन्हें ब्लॉक कर सके। ठीक है, हमारा मेन टारगेट इसमें ये रहता है कि हम ऐसे आपको ड्रग प्रोवाइड करें जिसके जो जो आपका में सहायता करें, जो आपकी एबनॉर्मलिटीज बन रही है उसको खत्म करने में सहायता करें, जिस कारण से कैंसर सेल आपके शरीर में पैदा हुआ है उस कारण को खत्म करने के लिए टारगेटेड ड्रग थेरेपी दी जाती है। तो कई तरह की टारगेटेड ड्रग थेरेपी जो है लंग कैंसर के लिए दिए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि कभी कभार इसमें एडवांस्ड और रिकरेंट कैंसर होने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। कुछ टारगेटेड थेरेपीज जो होती हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है उन लोगों के में भी दी जाती है, ताकि जो म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है जिस कारण की लंग कैंसर क्रिएट हो रहा है उसको रोक सके, उसमें भी ये सहायता देती है। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो होता है इम्यून सिस्टम को दी जाती है, जो कि क्या करती है, अपने इम्यून सिस्टम को ताकत देती है कि वो कैंसर सेल के अगेंस्ट लड़ाई करे। हमारी बॉडी में जब कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देता है। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल जो है वो एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो मदद करता है उनको छुपने से। किससे छुपने से? इम्यून सिस्टम से छुपने से। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आता है, जैसे बुखार इन सब का, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसके प्रति लड़ने लगता है। पर कैंसर सेल इतना एडवांस सेल है कि वो ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है कि वो उससे खुद को छुपा लेता है, जिस कारण से इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है और उसको मार नहीं पाता है। इसलिए इम्यूनोथेरेपी देने से हमारा इम्यून सिस्टम और बूस्ट होता है, बढ़ता है, और वो उस सेल को पहचानने में भी उसकी मदद करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी खुद फाइट करके उस कैंसर सेल को खत्म कर सके। जो इम्यून थेरेपी ट्रीटमेंट होता है जनरली उनके लिए होता है जो एडवांस लोकली एडवांस लंग कैंसर जिनमें होता है या स्प्रेड हुआ हुआ लंग कैंसर उनमें होता है, उनके लिए इम्यूनोथेरेपी ज्यादा सही होता है। अब हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। तो जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग कैंसर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, आफ्टर सर्जरी बिफोर सर्जरी दोनों तरीके से होती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, मैं अब आपको ये दिखाती हूँ। तो अगर ब्रेथलेसनेस की आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तब क्या करें? अगर आप बैठे हुए हो, जब आपकी सांस फूल रही है बहुत तेज है, उस समय अगर आप बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। आपके जो पंजे हैं, जो पैर हैं, वो रेस्ट करेंगे फ्लोर पे, जमीन पे। आप अपना चेस्ट स्लाइटली आगे की तरफ झुकाएं। आपके जो कोहनी है वो आपके जांघों के ऊपर रेस्ट करेगी, आपके घुटनों के ऊपर रेस्ट करेगी। आपका जो चिन है, जो ठुड्डी है, वो आप चाहे तो लटका सकते हैं या एक कंधे के ऊपर रेस्ट कर सकता है। नेक और शोल्डर की मसल्स भी रिलैक्स रहेंगी, और इस तरीके से फॉरवर्ड आपको चेस्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में इस तरीके से बैठना है।
इससे ब्रेथलेसनेस की जो आपको दिक्कत हो रही है वो रिकवर हो जाएगी। दूसरी पोजीशन है सिटिंग में ही कि आप अगर चेयर और टेबल आपको मिल रही है उस टाइम पे तो आप उस पर बैठ जाएं, ठीक है। आपके पैर जो है जमीन पे रेस्ट करेंगे, आगे की तरफ आपको चेस्ट अपना झुकाना है, पर अपने सर के नीचे 2 पिलो रखें, ठीक है। उसके ऊपर अपने सर और अपने हाथ को रखें और बॉडी को उन पिलो के ऊपर रेस्ट करने दें, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी सिटिंग पोजीशन हुई ब्रेथलेसनेस की। अगर स्टैंडिंग में आपके साथ सांस फूल रही है तो क्या करें, तो सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। जो आपके हिप्स हैं वो दीवार से टिका लें, आपके जो हाथ हैं वो आपकी थाइस पर रेस्ट करेंगे, आपके शोल्डर जो है वो दूर रहेंगे और थोड़े से फॉरवर्ड रहेंगे और कंधे रिलैक्स रहेंगे। आपको आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना है और अपने फोरआर्म को, कोहनी को थाइस के ऊपर रेस्ट करने देना है, अपने हाथों को लटका देना है। इस तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में हल्का सा झुक के अपने कंधे रिलैक्स छोड़ के, हाथों को जांघ के ऊपर रिलैक्स छोड़ के आप ब्रेथलेसनेस की पोजीशन में आके, स्टैंडिंग पोजीशन में आके आप इस दिक्कत से उबर सकते हैं। स्टैंडिंग में ही आप अगर स्टूल है आपके आसपास तो उस पर अपने दोनों हाथ और एल्बो आप जो है उस पर टिका लें, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, अपने दोनों हाथों को उस टेबल पे झुका लें, टिका लें, ठीक है। और शोल्डर जो हाइट है वो रिलैक्स रखें, शोल्डर हाइट एकदम रिलैक्स रहेगी, आपकी गर्दन भी रिलैक्स करें, हेड को जो है वो रिलैक्स करें, फोरआर्म पर भी रेस्ट कर सकता है वो, या फिर उसको लाइटली छोड़ दें, ठीक है। और अपने शोल्डर को रिलैक्स करें और इस तरीके से पैर एक आगे करते हुए पीछे करते हुए टेबल पे झुक के और खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ये है आपकी स्टैंडिंग में ब्रेथलेसनेस की पोजीशन। अगर सोते टाइम आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांसें भरती हैं, तो आप 2 तरीके से सो सकते हैं। पहला एक करवट लेके, दूसरा सीधा। जब आप एक करवट लें तो आप अपना सर जो है पिलो के ऊपर रखें और एक पिलो आप अपने दोनों पैरों के नीचे रखें, ठीक है। पिलो सर के ऊपर रखने से आपका हेड एलिवेटेड होना चाहिए और आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और एक पिलो अपनी दोनों जांघों के बीच में इस तरीके से रखें, ठीक है। तो ये आपका स्लीपिंग पोजीशन हुई ब्रेथलेसनेस की। दूसरी इसमें है आप सीधे लेट जाएं, सर के ऊपर 2-3 पिलो रखें, नी को मोड़ ले, घुटनों को मोड़ ले और उसके नीचे पिलो रखें। इस तरीके से अपने घुटनों को मोड़ के उसके नीचे 2 पिलो रखें। तो ये आपकी स्लीपिंग पोजीशन हुई ब्रेथलेसनेस की। फिर हमारा आता है पर्स लिप ब्रीदिंग। ये रिलैक्स एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो कि आपके फेफड़ों को फुलाने में और उनको सिकुड़ने में बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग देती है। इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, रिलैक्स करना है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है, रिलैक्स करना है अपने गर्दन को, अपने कंधों को, ठीक है। अपने मुंह को बंद करना है और जोर से नाक से सांस खींचनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सांस छोड़नी है, पर कैसे, जब हम सीटी बजाते हैं अपने मुंह से तो उस तरह उस टाइम पे जो हम अपना लिप्स को राउंड शेप देते हैं, गोल आकार देते हैं लिप्स को, उस तरीके का आकार देके फिर मुंह से सांस छोड़नी है, वो भी बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। नाक से जोर से सांस खींचनी है और मुंह से सीटी के आकार का मुंह बना के मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो ये फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। फिर आता है हमारा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आप इसे लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको लेट के बताती हूँ। आप लेट जाइए, टिक के लेट जाइए, फिर अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और इसके नीचे पिलो रख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को आपके ऊपर चेस्ट पे रखना है, ठीक है। कहाँ पे, आपके चेस्ट पे आपको रखना है, जहाँ पे आपको
फील होगा कि आपका डायफ्राग्म है वहां पे। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डायफ्राग्म बताया था कहाँ होता है। तो आपको डायफ्राग्म के ऊपर अपना हाथ रखना है, यानी कि चेस्ट जो हमारी छाती है वहां पे हाथ रखना है, हमारे निप्पल के नीचे वाले एरिया में, सेंटर में। ठीक है, वहां आप हाथ रखेंगे। फिर धीरे 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 अपनी सांस को खींचेंगे नाक से, और साथ ही साथ आप अपने उस टाइम पे पेट को प्रेस करेंगे हाथ से। ठीक है, आपका हाथ जो है वो रखा हुआ है आपके पेट पे, आपको सांस खींचनी है और हल्का प्रेस करना है अपने पेट को। ठीक है, और उसे मेंटेन करना है। फिर मुंह से वही विसल जैसा मुंह बना के, विसल जैसे होंठ बना के आपको सांस छोड़नी है। ठीक है, कैसे करनी है? अपने हाथ को रखना है पेट पे, सांस लेनी है नाक से, और हल्का प्रेशर लगाना है पेट पे। फिर धीरे 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 सांस छोड़नी है मुंह से, विसल का आकार का लिप्स बना के। ठीक है, तो ये आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई सुपाइन में, हाफ लाइन पोजीशन में। सिटिंग में भी आप इसे कर सकते हैं, इस तरीके से चेयर पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, पेट पे हाथ रखें, सांस लें, हल्का सा प्रेशर लगाएं अपने पेट पे, फिर सांस छोड़ें और प्रेशर भी छोड़ दें। तो ये आपकी सिटिंग में हुई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब आता है स्पायरोमीटर। ये होता है इस तरीके का स्पायरोमीटर होता है, जिसमें 3 बॉल रहती हैं। ये 3 बॉल रहती हैं, एक माउथ पीस लगा होता है जिसे आप मुंह में लगाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप कंफर्टेबली बैठ जाएं चेयर पे, हाफ लाइन पोजीशन पे, या बेड पे भी बैठ सकते हैं। स्पायरोमीटर को अपने हाथों से पकड़ें और याद रखें वो आपके आंखों के लेवल पे होना चाहिए। उसका माउथ पीस प्रॉपरली मुंह में लें और पूरी तरीके से मुंह को क्लोज कर लें, हवा लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसमें फूकना है। उसमें जो आपका माउथ पीस आपके मुंह में रखा है आपने, आपको उसमें फूकना है और बॉल ऊपर उठानी है। जरूरी नहीं है सारी बॉल एक साथ उठ जाए, किसी किसी की तीनों बॉल उठती हैं, किसी की एक भी नहीं उठती है, थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है उनमें। ठीक है, तो बॉल नहीं उठना ये कोई खराब बात नहीं है। धीरे धीरे आप अगर स्पायरोमीटर करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी और बॉल्स भी उठना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका स्पायरोमीटर हुआ। अब लिम्ब एक्सरसाइज, इसे आप पैसिवली कर सकते हैं, एक्टिवली कर सकते हैं, एक्टिवली असिस्टेड कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो थेरेपिस्ट आपको करवाएगा पैसिवली। आप 50% खुद से कर रहे हैं, 50% नहीं कर पा रहे तो 50% वो थेरेपिस्ट करवाएगा, एक्टिव असिस्टेड। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लिम्ब एक्सरसाइज क्या करती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है अच्छा, और साथ में इमोबिलिटी को भी है उसको कम करती है, यानी कि जॉइंट के जकड़न से भी बचाती है। तो पहला आता है हमारा लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हिप का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इस तरीके से आप अपने घुटने और हिप को 90 डिग्री में ले आए। फिर आपको क्या करना है? ये जो एरो दिख रहा है इस डायरेक्शन में आपको पैर ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है, पूरा इक्वल लेंथ में। जो आपका दूसरा वाला पैर है उस लेंथ में लेके आना है। ठीक है, हिप को ऊपर की तरफ लेके जाना है मोड़ के घुटने से, फिर नीचे की तरफ लेके आना है। तो ये आपका हुआ हिप का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फिर आता है अपने हिप का अडक्शन एंड अबडक्शन। इस तरीके से एक हाथ जो होगा थेरेपिस्ट का घुटने के नीचे होगा, दूसरा हाथ जो होगा वो एंकल जॉइंट पे होगा। फिर आपका जो पेशेंट है वो आपके बेड के किनारे पे रहेगा, जिससे कि आप जो है आसानी से पैर को बाहर की तरफ खींच सके आपके अडक्शन में। ठीक है, और अबडक्शन में तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन आपके पैर पास पास रहेंगे, फिर थेरेपिस्ट या फिर आप अगर एक्टिवली भी कर सकते हैं तो एक्टिवली भी करें, और फिर उसके बाद पैर हमें एज से बाहर की तरफ लेके जाना है, फिर वापस अंदर की तरफ लाना है। तो ये हुआ हमारे हिप का अडक्शन और अबडक्शन। फिर आता है हमारा पेल्विक टिल्टिंग। पेल्विक टिल्टिंग के लिए आप दोनों घुटनों को इस तरीके से 90 डिग्री में मोड़ लें, दोनों घुटने को मोड़े, एक से नहीं होगा इसमें, दोनों घुटने मुड़ेंगे। फिर थेरेपिस्ट आपका का एक हाथ जो होगा वो अपोजिट साइड, जिस साइड आपको मोड़ना है, मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड मोड़ना है तो
राइट साइड वाले नी पे ही हाथ रहेगा, राइट साइड वाले कंधे पे हाथ रहेगा। फिर आपका जो मूवमेंट है वो अपोजिट साइड वाला रहेगा। ठीक है, आपको ये मूवमेंट हिप की तरफ से करना है, कमर की तरफ से करना है, पूरी बॉडी को उस साइड नहीं टिल्ट करना है, सिर्फ कमर की तरफ से हमें टिल्ट करना है हमारे पैरों को, बस। ये हमारा हुआ पेल्विक टिल्टिंग। फिर अपर लिम एक्सरसाइज में शोल्डर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और उसका रोटेशन। तो इस तरीके से हाथ को नीचे से ऊपर तक लेके जाना है हमें, सर के पास तक। थेरेपिस्ट का एक हाथ जो है वो कलाई पे रहेगा, दूसरा हाथ जो है शोल्डर के नीचे क्यों रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या है, थेरेपिस्ट को अपना हाथ की मदद से पेशेंट का हाथ ऊपर लेके जाना है। ये हुआ आपका फ्लेक्शन। इसी पोजीशन में आप अगर हाथ को आप कमर से यानी कि आपके बेड से बाहर की तरफ लेके जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये होगा अडक्शन और अबडक्शन। पहला हाथ हमें लेके जाना है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में, ये आपका ऊपर हाथ गया फ्लेक्शन में। फिर हमारा दूसरा आएगा अडक्शन और अबडक्शन में, यानी कि बाहर और अंदर की तरफ, जो हम हिप के लिए कर रहे थे। फिर रोटेशन के लिए एक हाथ जो रहेगा थेरेपिस्ट का वो कोहनी पे रहेगा। इस तरीके से हमें शोल्डर और एल्बो का 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, एक हाथ हमारा जो है वो कहाँ रहेगा, कलाई पे, दूसरा कोहनी पे। फिर हमें इस डायरेक्शन में एरो जो बना हुआ है, इस डायरेक्शन में एक हमें सर के पास हमारा हाथ जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा सर से दूर की तरफ। ठीक है, एंगल मेंटेन करना बहुत जरूरी है इसमें, एंगल को इस तरीके से मेंटेन करें। जो शोल्डर है उसका मूवमेंट नहीं करना है, उसको नहीं खींचना है, सिर्फ हमें मूवमेंट करना है हाथ का और कोहनी का, तो शोल्डर का मूवमेंट इजीली रोटेशन हो पाएगा। जो हमारा हाथ है वो पहले हम लेके जाएंगे सर की तरफ, फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे, फिर हम इस तरफ डायरेक्शन लेके जाएंगे जांघों की तरफ। ठीक है, तो ये आपका हुआ अपर लिम्ब का रोटेशन। तो ये रहा हमारे लंग कैंसर का ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और फिजियोथेरेपी। ये हमारे लंग कैंसर का ट्रीटमेंट था। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया हो, ये आपको स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में मदद करे। थैंक यू सो मच।